हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को 2016 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम लोग इमेज के माध्यम से पढ़ रहे हैं और जितने भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इमेज को जोड़ते हुए दोस्तों पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए 2016 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 2, अश्व का 2 समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर, घोड़ा, घोटक, तुरंग, है, अश्व। प्रश्न संख्या 3, अंधकार और आशा शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। अंधकार का विलोम प्रकाश और आशा का विलोम निराशा होता है। प्रश्न संख्या 4, विराम शब्द का अर्थ लिखिए। विराम का शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। कहीं भी पढ़ते समय जहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है वहीं पर थोड़ा सा विराम दिया जाता है, वहीं पर विराम का चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, नीरज और नीरद शब्दों का अर्थ लिखिए। नीरज शब्द का अर्थ कमल होता है और नीरद शब्द का अर्थ बादल होता है। प्रश्न संख्या 6, च वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। उत्तर, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। उच्चारण स्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर स्थान, स्वर और व्यंजन की बात करेंगे। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन जानते ही हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में या अलावा आता है, उष्म व्यंजन में ह, स, ख, स आता है, ठीक। और कंठ में जानते हैं दोस्तों क वर्ग में कितने कितने आते हैं, क से लेकर के अंग तक, च वर्ग में लेकर के च से लेकर के ञ तक, ट वर्ग में ट से लेकर के अड़ तक, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग हो गए। अब कंठ की बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा और का वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग आ जाएगा और ओष्म में ह आ जाएगा। ये सभी जो है कंठ के अंतर्गत आएंगे। तालु में ई और च वर्ग अर्थात च छ ज झ य और स आ जाएगा। मूर्धा में री और ट वर्ग आता है जो टा ठा डा ढा अड़ा होता है। र और स मिल जाते हैं इसमें। दंत में लरी और ता वर्ग आते हैं, ता था दा धा न, लरी और स इसमें आ जाते हैं। ओष्ठ में उ और प वर्ग अर्थात प फ ब भ म ये सभी आ जाएंगे, इसको ओष्ठ कहेंगे। नासिक में अंग ञ अड़ा न म ये सब जो है नासिक होते हैं। कंठ और तालु अर्थात कंठ भी मिला है और तालु से भी मिला है, दोनों को जो है ए और ऐ जो है कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों से ओ और औ जो है कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। दंत और ओष्ठ से जो है वह केवल बोला जाता है जिसको दंतोष्ठ बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं 2017 का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ अभी हमने पढ़ लिया है। कंठ जो है जो गर्दन के नीचे का भाग होता है, गर्दन को उसी को कहेंगे कंठ। और जिह्वा जो है जानते हैं दोस्तों, जीभ को जिह्वा कहते हैं। और मूर्धा जो है जो जीभ के ऊपरी वाली भाग को वहाँ पर मूर्धा होता है और मूर्धा से ठीक नीचे की तरफ जाएंगे और अंदर की तरफ जाएंगे तो तालु होता है। नासिक में दोस्तों नाक को जो है नासिक बोलते हैं, ओष्ठ को ओष्ठ के ऊपरी भाग को ओष्ठ कहेंगे, जो ऊपर नीचे वाले भाग को। और दंत दोस्तों दांतों को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। उत्तर, हिंदी के प्रमुख संयुक्ताक्षर हैं
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो छत्र बनता है वह क अर्थात आधा का और स से मिलकर के बनता है, और यहीं पर अगर स में हलंत लगा दिया जाए तो वहां पर जो है प्लस बन जाएगा। कुछ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। क है, यहाँ पर आधा लगेगा, और यहीं पर अगर हम स कर दें, यहीं पर हम हलंत लगा दें, तो यहाँ पर आ जो है लगाना ये जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तभी ये पूरा जो है मिल करके क बनेगा। अगर इस हलंत को हटा रहे हैं तब ये आ लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से चारों शब्दों में जो है ऐसे ही होगा। त्र जो है आधा ता और र मिल करके बनता है, र पूरा रहेगा। ज्ञ जो है पहला वाला जो शब्द है वर्ड है वो जो है उसमें हलंत लगेगा, बाकी जो लास्ट वाला है उसमें जो है हलंत नहीं लगेगा। ज प्लस ञ से ज्ञ बनता है। स्र में स और र मिल करके जो है स्र बनता है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। छत्र वर्ण किसके योग से बनता है? अभी हमने देखा यहाँ पर छत्र जो है क प्लस स से मिल करके बन रहा है, तो यही जो है यहाँ पर भी हो जाएगा उत्तर। छत्र वर्ण क और स के संयोग से मिल करके बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। उत्तर, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिए, जल का जो समानार्थी होता है वो होता है पानी। चाहे जल कहिए या पानी कहिए, दोनों का जो है समान अर्थ होता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5 है। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम व्यंजन की बात करें दोस्तों, क से लेकर के जो भी क ख ग घ अंगा लिखा जाता है, तो अगर क जो अगर बोला जाता है तो कहाँ क्या बोला जाता है? यहाँ पर आधा क होता है प्लस जो है यहाँ पर आ लगा होता है, ठीक। यहाँ पर स्वर जो है लगा ही होता है, तभी जो है यहाँ पर मिल करके पूरा क बनता है। और हम लोग अगर क बोल रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें स्वर स्वर जो है उसमें जुड़ा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है दोस्तों, हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो सुबो पली जो है लिख सकते हैं, सुबो पली। यहाँ पर सुबो पली, ठीक है, सुबो पली। इस प्रकार से जो है याद कर सकते हैं। कहीं कहीं अगर क्रम लिखना होता है तो कहीं पर पढ़ना और लिखना को ट्रांसफर कर दिया जाता है आगे पीछे। 2018 का पेपर लेंगे दोस्तों, 2018 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 1 है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक होता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, मतलब बड़ा होना चाहिए, मुंह को जो है ज्यादा खोल करके बोलिएगा। आ, ई, उ, ठीक है, ये जो है दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें ज्यादा मात्रा का स्वर लगता है। प्रश्न संख्या 2, य, र, ल, व किस प्रकार का व्यंजन है? अभी हमने पीछे जो है इमेज में भी देखा, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन जो है इसको कहे जाते हैं। और प्रश्न संख्या 3 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो ग्रंथ के बचे हुए अंश है उसको जो अंत में जोड़ा जाता है उसी को एक शब्द में कहेंगे परिशिष्ट। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका एक शब्द है परिशिष्ट। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अंश और अस शब्द का अर्थ स्पष्ट करिए। तो उत्तर हो जाएगा, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है भाग। यहाँ पर स जो है सबसे जो छोटा है उसका अर्थ होता है कंधा, जो बड़ा हो जाता है स उसके अर्थ में भाग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन और उचित का विलोम होता है अनुचित। आगे बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सभी जितने भी देख रहे हैं ध्यान दे करके पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? उत्तर, आश्चर्य, क्रोध या भाव प्रकट करने के लिए विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयाद बोधक का चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ नीचे जो है बिंदी लगा दिया जाता है। आइए विराम चिन्ह देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विराम चिन्ह फर्स्ट सेमेस्टर में आना ही आना है और कोई न कोई इसमें से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नाम जो है हो जाता है और चिन्ह एक तरफ, तो अल्प विराम में कुछ इस प्रकार से हल्का सा डॉट लगा दिया जाता है, इस प्रकार से। अर्ध विराम में ऊपर कुछ इस प्रकार से रहेगा और नीचे जो है डॉट लगा दिया जाता है, अर्ध विराम हो गया। पूर्ण विराम में दोस्तों पूरा जो है लाइन खींच दिया जाता है, पूर्ण विराम हो जाता है वाक्यों के अंत में, जहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है वहां पर लगता है। उप विराम में यहाँ पर दो जो है डॉट लगा दिया जाता है, तो ये जो है उप विराम हो जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। योजक चिन्ह जो लाइनें खींच दी जाती है बीच में, वहां पर योजक चिन्ह होते हैं। जैसे माता पिता के बीच में दोनों का वैल्यू बताने के लिए सेम है, तो यहाँ पर जो है योजक चिन्ह प्रयोग होता है। कोष्टक चिन्ह जानते ही हैं। उद्धरण चिन्ह में दोस्तों किसी भी चीज को विशेष बल देने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कुछ इस प्रकार से। विस्मयाद बोधक चिन्ह हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इस प्रकार से लाघव चिन्ह दोस्तों जीरो या डॉट को जो है लाघव चिन्ह करते हैं। निर्देशन निर्देशक चिन्ह जो है यहाँ पर बड़ा लाइन में दे करके। विवरण चिन्ह दोस्तों यहाँ पर जब कुछ इस प्रकार से दो बिंदी करके यहाँ पर खींच देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ से विवरण जो है स्टार्ट है, किसी भी चीज को लिखा गया है। आगे त्रुटिपूर्वक चिन्ह, तो यहाँ पर जब कोई आप वाक्य में लिखते रहते हैं, ठीक है, सीधे लाइन में से लिखते रहते हैं, अब यहीं पर कोई चीज छूट गया तो यहीं पर जो है कुछ इस प्रकार से लगा करके यहाँ पर जो है उसको उत्तर को लिख दिया जाता है। पद लोप चिन्ह, कहीं पर छूटा हुआ है, विकल्प भरना है तो कुछ इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा। रेखांकन चिन्ह, यहाँ पर रेखा रेखा करके जो है यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है और पूछा जाता है प्रश्न को। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से पुनरुक्ति चिन्ह लग जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यस टाइप में, और समानता सूचक चिन्ह जो है अर्थात बराबर के चिन्ह, जैसे 2 बराबर 2, ठीक, 6 बराबर 6, या किसी भी और चीज को तुलना कर सकते हैं। आइए दोस्तों 2019 पर चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए 2019 का पेपर लेते हैं। 2019 का पहला प्रश्न है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा का अर्थ होता है अनदेखी करना, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या उम्मीद रखना। प्रश्न संख्या 2 है, जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। उत्तर, इसका एक शब्द होता है रेखांकित। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो इसको रेखांकित कहते हैं। जैसे यही वाक्य में ये सब लिखा गया है और वाक्य के नीचे मैं यहाँ से रेखांकित कर दूं कुछ इस प्रकार से, तो इसी को रेखांकन कहेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 3 इंपॉर्टेंट है, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। उत्तर, आकाश के पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, अंबर, व्योम। प्रश्न संख्या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ठीक है, किस प्रकार के वर्ण हैं ओ और औ। तो उत्तर, ओ और औ हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर स्वर कहे जाते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं, पहला ओ और दूसरा औ। ओ कैसे मिलके बनता होता है, अ और उ जब मिलता है तो वो औ बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक। और औ कैसे बनता है, अ और ओ मिल करके औ बन जाता है, इसीलिए इन्हें संयुक्ताक्षर स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्णों का मेल हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। उत्तर, हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, स, ख, श, ह। प्रश्न संख्या 6,
संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम होता है विग्रह और संयोग का विलोम होता है वियोग। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 2022 का पेपर है। 2022 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। उत्तर, जिन स्वरों का उच्चारण अल्प समय अर्थात कम समय में हो जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ। यहाँ पर जो है छोटे जो है स्वर प्रयोग में किए गए हैं। ठीक, और स्वर भी जो है 3 प्रकार के अगर होंगे तो जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर। ये जो है ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में दोस्तों यही बड़ा हो जाएगा आ, इ, उ, री। और पुल्ल स्वर में दोस्तों वहां पर 3 मात्रा का स्वर लगता है और जो मात्रा होती है इस प्रकार से लगता है। जैसे ओम अगर लिखना हुआ तो ओम, ठीक है, ओम, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 2, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर, सुधा का अर्थ है अमृत और पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न कमल। प्रश्न संख्या 3, कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। उत्तर, जो शब्द क्रिया का कारक बताता है, कारण बताता है वह कारक कहलाता है। जैसे कर्ता कारक ने है। ठीक, कर्ता ने। आइए देख लेते हैं इसको भी जो है इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाता है कोई न कोई तो आना ही आना है, 100% है। और यहाँ पर कर्ता ने चिन्ह होता है, एक तरफ कारक और एक तरफ चिन्ह। और विभक्तियां भी एक तरफ ध्यान देते चलिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के या के लिए, अपादान से का मतलब है अलगाव होने में। अर्थात जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब कहाँ से गिरता है तो पेड़ से गिरता है। ठीक, अलग हो रहा है। संबंध, का, के, की, रा, रे, री, यहाँ पर हो जाएगा। अधिकरण में, पे, पर। और संबोधन में हे, भो, अरे। ठीक, और विभक्ति में प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक होते हैं, मतलब 8 विभक्तियां होते हैं यहाँ पर। संस्कृत में 6 ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संस्कृत आएगा तो उसमें देखेंगे 6 कौन कौन से होते हैं। 6 कारक और 7 विभक्ति। आगे प्रश्न संख्या 4, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। उत्तर, अभिव्यक्ति के साधन है भाषा, संकेत, चित्र, ध्वनि और लेखन। अगला प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है कोई न कोई। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट करिए। उत्तर, वाक्य में रुकने, भाव स्पष्ट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी वाक्य को सही दिशा में बताने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर यही विराम चिन्ह को आगे पीछे लगा दिया जाए तो जो है अर्थ का अनर्थ भी बन जाएगा। विराम चिन्ह हमने पढ़ लिए है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। उत्तर, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्रियात्मक रूप से सीखने के लिए किया जाता है। अर्थात वो बच्चे जो है दोस्तों करेंगे और सीखेंगे, उनके पास जो है कुछ सामग्री रख दी जाती है और वो करके सीखते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज की उपलब्धता होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2023 का पेपर लेंगे। 2023 का पहला प्रश्न है, स्वराघात किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वराघात किसे कहते हैं। जब किसी शब्द के एक वर्ण या अक्षर पर विशेष जोर देकर बोला जाता है तो उसे स्वराघात कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना शब्द में पढ़ जो है, पढ़ पर क्या है, पढ़ जो है स्वराघात होता है। ठीक, तो पढ़ को क्या बोलेंगे, पढ़ना, जोर दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के एक ओर से निकलती है
पार्श्विक वर्ण कहलाती है। जैसे दोस्तों अगर हम लोग ल का प्रयोग करें, ल, तो जीभ जो है बीच में आकर के ऊपर ओठ के अंदर से टच होता है और दोनों तरफ जो जगह होती है वहां से जो है आवाजें निकलती है, श्वास निकलता है, हवा निकलता है, तो वहीं से जो है उसी को कहते हैं पार्श्विक, और वो जो है राइट आंसर है ल। प्रश्न संख्या 3, लिपि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, बोली गई ध्वनियों को लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। उत्तर, देवनागरी, गुरमुखी, तमिल लिपि। अर्थात जो हम लोग बोल रहे हैं, बोलने के लिए अगर लिखना पड़े, लिख करके व्यक्त करना पड़े, तो किस भाषा में लिख रहे हैं वही भाषा जो लिखेंगे उसी को लिपि कहेंगे। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 4, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। उत्तर, आर्य का विलोम होता है अनार्य और उन्नति का विलोम होता है अवनति। प्रश्न संख्या 5, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध स्पष्ट होता है वह कारक कहलाता है। जैसे अपादान का कारक चिन्ह से होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ से जो है अलगाव के अर्थ में लिया जा रहा है। राम से मिला, कोई भी हो वहां मिलने का काम हो रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है। आगे यहाँ पर हमने पढ़ चुका है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6, अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं? तो उत्तर, अशुद्ध उच्चारण के मुख्य कारण हैं, पहला हो जाएगा क्षेत्रीय भाषागत प्रभाव, दूसरा सही अभ्यास की कमी, तीसरा सुनने की त्रुटि, अनुश्रवण दोष, और चौथा है शिक्षकों द्वारा गलत उच्चारण। आगे 2024 का पेपर लेंगे दोस्तों, लास्ट पेपर है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। प्रश्न संख्या 1, वाचन किसे कहते हैं? वाचन कितने प्रकार का होता है? नामोल्लेख करिए। उत्तर, वाचन मतलब होता है पढ़ना, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन का मतलब होता है जो सुर के साथ पढ़ा जाए, तेज तेज पढ़ा जाए। मौन वाचन का मतलब होता है जो मन ही मन पर दोहराया जाए, पढ़ा जाए, दूसरों को सुनाई न दे। आगे प्रश्न संख्या 2, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, इनमें 2 कारक हैं कर्ता कारक और कर्म कारक। लेकिन पढ़िएगा पूरा, याद पूरा रखिएगा, तभी जो है काम बनेगा एग्जाम में। कर्ता ने इस प्रकार से याद कर लेंगे तभी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध काके की रारेरी नानेनी अधिकरण में पय पर संबोधन हे भो अरे, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, हे भो अरे इसमें। और ये जो है टोटल जो है 8 हो गए, ठीक। सप्तमी अष्टमी को जो है अष्टमी नहीं बोलते हैं, यहाँ पर संबोधन बोला जाता है। प्रश्न संख्या 3, ज्ञ संयुक्त व्यंजन किस व्यंजनों से मिलकर के बना है? ये हम लोगों ने पीछे प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। ज्ञ संयुक्त व्यंजन आधा ज और पूरा इ मिल करके जो है बनता है। अगर यहीं इ पर हलंत भी लगा रहे तो उसके आगे जो है आ मिला करके जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, ज्ञान और विद्या। प्रश्न संख्या 4, मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? उत्तर, मौखिक अभिव्यक्ति से हम अपने विचार बोलकर साफ तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बातचीत
शिक्षा, भाषण में बहुत उपयोगी होता है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक का मतलब ही होता है अपने विचारों को व्यक्त करना। एक तो लिखित माध्यम होता है, एक मौखिक माध्यम होता है। लिखित में पेपर कॉपी पर लिख करके जो है बोला समझाया जा सकता है चिट्ठी के माध्यम से। मौखिक का मतलब सीधे जो है आपस में बातचीत करके समझाया जा सकता है, अभिव्यक्ति की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। प्रश्न संख्या 5, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है? उत्तर, ध्वनि वह है जिसे हम बोलते हैं और लिपि वह है जिससे हम उसे लिखते हैं। लिपि ध्वनि को लिखने का तरीका होती है। उदाहरण के लिए का एक ध्वनि है और का किस प्रकार से हम लिखेंगे, उसी को जब हम लिखेंगे कॉपी पर तो वो किस लिपि में लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश या देवनागरी लिपि, किसी भी प्रकार की लिपि होती है जो, उसी को जो है लिपि के माध्यम से, जैसे देवनागरी लिपि में का लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। आगे प्रश्न संख्या 6, निम्न समुच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। उत्तर, यहाँ पर शब्द दिया है अनिल, अनिल, अनिल का जो है दोस्तों अनिल हो जाएगा, अग्नि का वायु हो जाएगा। और दूसरा है सकल या पूरा या संपूर्ण, तो सकल का होता है सकल और पूरा या संपूर्ण का होता है रूप या आकार। आगे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है प्रोवाइड अगर की जाएगी तो इसी पर प्रोवाइड की जाती है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, जो है सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।